So this is the heat exchanger lecture 4, and the agenda is today we will discuss about numerical. So just I am consider the numerical 1. A double pipe heat exchanger is constructed. A double pipe heat exchanger is constructed of a stainless steel, conductivity 15.1 watt per meter Kelvin, inner tube of inner diameter of 1.5 सेंटीमीटर एंड आउटर डायामीटर ऑफ 1.9 सेंटीमीटर. जो इनर ट्यूब है उसकी इनर डायामीटर 1.5 है और आउटर डायामीटर 1.9 है. इट इज कॉन्सेंट्रिक टू एन आउटर ट्यूब ऑफ डायामीटर 3.2. कॉन्सेंट्रिक डबल पाइप हीट एक्सचेंजर है, तो दूसरा जो ट्यूब है उसकी आउटर जो डायामीटर है दिस इज द 3.2 सेंटीमीटर. The inside and outside heat transfer coefficients are 800 and 1200 watt per meter square Kelvin respectively. Due to continuous operation of the heat exchanger, the inner and outer surface of the tube are fouled and respective following factors are 0.004 meter square Kelvin per watt. What is this? This is the foiling factor because it's a fouled. Clear? So जो inner का foiling factor है वो है 0.004 और जो outer का foiling factor है वो 0.001 मीटर स्क्वायर केल्विन पर वाट. क्लियर? आपको मैंने बताया था शुरुआत में कि अगर foiling factor क्वेश्चन में दे दिया गया है इसका मतलब ये है कि आपको उसको निगलेक्ट नहीं करना. अदरवाइज अगर नहीं दिया है तो वो हम नेग्लेजिबल मानते हैं और आप देख रहे हैं कि क्वांटिटीज बहुत कम है, लेकिन अगर दिया है तो आपको कंसीडर करना पड़ेगा. क्या क्या पूछा है? कैलकुलेट. First part, thermal resistance of heat exchanger per unit length, and second part, overall heat transfer coefficient based on inner and outer surface areas of the tube. Clear? So these are the two things which are asked in this question. So let us take first of all, in every question you just note down the given data. So the conductivity of the tube, I am just making the cross sectional view. So this one is the inner tube and this one is the outer tube. Clear? So this one is R1, this one is R1, this one is R2, this one is R2. Clear? And definitely the outer diameter, this one is considered as RO. Clear? This one is DO. ये जो दिया है, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी इन दिस क्वेश्चन क्योंकि हम लोग यहाँ पर अंदर जो है हॉट फ्लूइड ले रहे हैं और बाहर कोल्ड फ्लूइड ले रहे हैं, तो हीट ट्रांसफर केवल इस एनुलर स्पेस और यहाँ पर आपको देखना है. तो हाउ मेनी रेजिस्टेंसेस? एक रेजिस्टेंस तो आपका इसकी वजह से हो जाएगा, एक रेजिस्टेंस आपका हो जाएगा जो हॉट फ्लूइड फ्लो हो रहा है और जो इनर ट्यूब है उसके बीच में कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस, तो ये मैंने 1/HI से लिखा. दूसरा रेजिस्टेंस कौन सा हो जाएगा? चूँकि फॉइलिंग फैक्टर आपको दिया हुआ है इनसाइड का 0.004, तो आपको याद होगा ये चीज़ मैंने आपको बताई थी कि आप इसमें जब भी कैलकुलेट करेंगे तो पर मीटर ज़रूर कैलकुलेट करेंगे, तो पर मीटर स्क्वायर एरिया में कंसीडर करेंगे तो RFI/AI हो जाएगा. अब जब बाहर आ रहे हैं तो बाहर आने के लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा? इस मेटल को पार करना है, तो मेटल का कंडक्शन, तो दिस इज़ द 1/2πKL ln R2/R1. आउटसाइड फॉइलिंग फैक्टर जो है वो RFO है डिवाइडेड बाय द आउटसाइड एरिया, उसको एरिया से डिवाइड करेंगे, और जो बाहर कोल्ड फ्लूइड है और जो इस सरफेस के बीच में कन्वेक्शन हो रहा है उसकी वजह से कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस 1/H0K0. क्लियर? तो ये इतनी चीज़ें आपको क्वेश्चंस में दी हुई हैं. तो अब यहाँ पर आप अगर रेजिस्टेंस बना लेते हैं तो आपको इसमें ओवरऑल रेजिस्टेंस पूछा है, थर्मल रेजिस्टेंस आपसे पूछा गया, तो थर्मल रेजिस्टेंस का समीशन कर देंगे. ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट पूछा है वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं. AI और AO की वैल्यू 2πR1L और 2πR2L होगी. L आपको पर मीटर बोला गया है, L इज कंसीडर्ड एज 1. तो ये तो गिवन डेटा की बात हो गई. अब मैं बाकी कैलकुलेशन का पोर्शन करता हूँ, इसको आगे कैलकुलेट करता हूँ. तो देखिए टोटल रेजिस्टेंस सिंपल सारी सीरीज में ऐड है 1/HI/AI + RFI/H. ये सारी चीज़ें आपने ऐड कर ली, सारे वैल्यूज़ आपको मालूम है, वैल्यूज़ आपने पुट किया तो आपको जो वैल्यू मिलती है टोटल थर्मल रेजिस्टेंस की, दिस इज़ द 0.0531 किलो पर वाट. क्लियर? तो ये चीज़ आपको मिल गई. ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट कैसे कैलकुलेट करेंगे?
ये मैं पहले भी कैलकुलेट करा चुका हूँ आपको। तो आपको ये चीज़ ये मैंने आपको पहले भी बताया है, यू आई आई इज इक्वल टू यू ओ ए ओ इज इक्वल टू 1/, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है सिग्मा जो टोटल रेजिस्टेंस है। तो इंटरनल के केस में अगर ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, क्योंकि इसमें बताया नहीं कि इंटरनल या एक्सटर्नल, लेकिन आप दोनों कैलकुलेट कर दीजिए। इंटरनल के केस में यू आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा कि यू आई इज इक्वल टू 1/RTH डिवाइडेड बाई ए आई, ये कर देंगे। ए आई आपको मालूम है, इससे आप ये वैल्यू निकाल लेंगे, ए ओ की वैल्यू निकालेंगे। तो बेसिकली ये क्वेश्चन लेने के पीछे का पर्पज़ ये था कि ये कैसे फॉलिंग फैक्टर्स को कैसे इंट्रोड्यूस किया जाता है, फॉलिंग फैक्टर कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ध्यान रखिएगा ये पर मीटर स्क्वायर एरिया में ही आपको कैलकुलेट करना है, बिकॉज यू आर कंसीडर्ड ऑल रेजिस्टेंसेज इन अ पर मीटर स्क्वायर एरियाज। दैट्स वाई वी आर कंसीडर्ड द this foiling factor resistance is also in a per meter square areas. So this is the answer of this question. Let us take the second question. The second question is, in a counter flow double pipe heat exchanger, water is heated from 25 degrees centigrade to 65 degrees centigrade by an oil with a specific heat of 1.45 kilojoule per kilogram Kelvin and mass flow rate of 0.9 kilogram per second. The oil is cooled from 230 degrees centigrade to 160 degrees centigrade. If the overall heat transfer coefficient is 420 watt per meter square degree centigrade, calculate the following. The first part, the rate of heat transfer. Second part, the mass flow rate of water. Third part, the surface area of the heat exchanger. Clear? So basically heat exchangers की प्रॉब्लम आप जब भी करने जाइए, आप जब भी प्रॉब्लम शुरू करिए, तो प्रॉब्लम में सबसे पहला इसका पोर्शन ये है कि आप इसमें जो इसकी प्रोफाइल है वो प्रोफाइल जरूर ड्रॉ करें। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये एक काउंटर फ्लो का प्रॉब्लम है, तो काउंटर फ्लो की प्रोफाइल आप यहाँ पर ड्रॉ करिए और जो गिवन डेटा है उसको नोट करिए। सबसे पहले काउंटर फ्लो, ये देखिए ये चीज़ क्या दी हुई, काउंटर फ्लो। तो काउंटर फ्लो की प्रोफाइल THI से THO एंड दिस इज TCI से TCO। सो द इम्पॉर्टेंट थिंग कि अब ये इसमें वाटर को हॉट फ्लूइड लेना है, कोल्ड फ्लूइड लेना है, तो बहुत आसान है कहना। वाटर इज हीटेड फ्रॉम 25, दैट मीन्स वाटर इज कंसिडर्ड एज द कूल फ्लूइड, क्योंकि वाटर क्या हो रहा है, वाटर कूल फ्लूइड की तरह हुआ तो उसने हॉट फ्लूइड की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया, दैट्स वाई इट्स टेम्परेचर इज राइजेस। क्लियर? तो ये कोल्ड फ्लूइड का इनलेट टेम्परेचर कितना हो जाएगा 25 डिग्री सेंटीग्रेड और एग्जिट टेम्परेचर कितना हो जाएगा 65 डिग्री सेंटीग्रेड। और जो ऑयल था, बाय एन ऑयल विद स्पेसिफिक हीट, ऑयल की जो स्पेसिफिक हीट थी 1.45 किलोजूल पर किलोग्राम केल्विन है एंड मास फ्लो रेट इज 0.9 किलोग्राम पर सेकेंड। जो मास फ्लो रेट है ऑयल का वो 0.9, इस ऑयल को आपको ठंडा करना है। और ऑयल कहाँ से कहाँ तक ठंडा हो रहा है, इनलेट टेम्परेचर अगर इसका 230 डिग्री सेंटीग्रेड है तो वो 160 डिग्री सेंटीग्रेड तक कूल हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपने नोट कर ली। अब वाटर का आपको स्पेसिफिक हीट नहीं दिया है, वेल नोन है, आपको मालूम होना चाहिए स्पेसिफिक हीट फॉर वाटर इज 4.18 किलोजूल पर किलोग्राम केल्विन। क्लियर? तो मास फ्लो रेट आपको हॉट फ्लूइड का दिया है बट कोल्ड फ्लूइड का आपको नहीं दिया है। आपको ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट दिया है, दिस इज द 420 वाट पर मीटर स्क्वायर। तो ये सारे गिवन डेटा आपने नोट किए और यहाँ पर जो चीज़ निकालनी है वो है कैलकुलेशन ऑफ θ1 एंड θ2। ये जरूर निकाल लीजिए अगर आपको टेम्परेचर सारे नोन है। जैसे यहाँ पर सारे टेम्परेचर्स नोन है तो आप पहले θ1 और θ2 निकाल लीजिए और उसके बाद यहाँ पर ये चीज़ देखिए कि θ1 θ2 का रेशियो क्या आता है। क्लियर? तो θ1 θ2 मैंने निकाला हुआ है, दिस रेशियो इज अबाउट 1.8 समथिंग। सो डेफिनेटली अगर आप θ1 θ2 करके देखेंगे, आप चाहे तो करके देख लीजिए कि 165 डिवाइडेड बाई 135 करेंगे तो दिस वन इज θ1 θ2। ये आप करके देखिए ज़रा, θ1 θ2। मैं इसको एक बार फिर से करके देख लेता हूँ कि θ1 θ2 कितना आएगा। θ1 θ2 इज 165 divided by 135. So this is the 1.2. So this one is 1.2. Sorry, दूसरा क्वेश्चन है 1.2. That means this value is less than 1.4. Clear? So हम लोग क्या यूज़ करेंगे, जो आपका याद करिए जब रेट ऑफ हीट ट्रांसफर कैलकुलेट करते हैं तो वहाँ पर ये हम लोग कॉन्सेप्ट में आपको मैंने बताया था कि θ1 θ2 अगर लेस देन 1.4 है तो आप वहाँ पर जो टेम्परेचर डिफरेंस के लिए कैलकुलेट करते हैं एवरेज टेम्परेचर, वो AMTD कैलकुलेट करेंगे, यानी अर्थमेटिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस। लेकिन पहले उसके पहले हम लोगों को कैलकुलेट करना है द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर। तो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर हम लोग एक इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, MHCPH THI माइनस THO इज इक्वल टू MCCPC TCO माइनस TCI इज इक्वल टू UA डेल्टा T।
इज दैट क्लियर? तो आप Q, क्योंकि आपको मास फ्लो रेट मालूम है, स्पेसिफिक हीट मालूम है, टेम्परेचर्स मालूम है, तो आप इस तरह से कैलकुलेट करके रेट ऑफ हीट ट्रांसफर 91,350 वाट आपका रेट ऑफ हीट ट्रांसफर आ गया। क्लियर? अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, मास फ्लो रेट ऑफ वाटर कैलकुलेट करना है, तो आपको एनर्जी बैलेंस करना है, और एनर्जी बैलेंस में क्या लिखना है? हीट लॉस बाय हॉट फ्लूइड इज इक्वल टू हीट गेन बाय कोल्ड फ्लूइड। तो दिस इज द MC CPC TCO माइनस TCA इज इक्वल टू MH CPH। सिंपल सा स्कूल लेवल साइंस है, आपको एनर्जी बैलेंस इसमें कैसे करना है ये सारी चीज़ें। तो आपको केवल यहाँ पर मास फ्लो रेट ऑफ कोल्ड फ्लूइड अननोन है, तो आप यहाँ से इसको अननोन क्वांटिटी निकाल सकते हैं, 0.546 किलोग्राम पर सेकेंड आ जाएगी आपकी ये वैल्यू। अब नेक्स्ट पार्ट जो इसका है, वो नेक्स्ट पार्ट था कि आपको यहाँ पर ये बताना था कि व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ द हीट एक्सचेंजर। तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? सरफेस एरिया अगर आप देखें तो Q इज इक्वल टू UA डेल्टा T एवरेज, ये आपको पता है, इज इक्वल टू MC CPC TCO माइनस TCI इज इक्वल टू MH CPH THI माइनस THO। तो Q ऑलरेडी आपने कैलकुलेट कर रखा है पहले पार्ट में, केवल यहाँ पर डेल्टा T एवरेज की बात है, तो θ1/θ2 अगर आप देखेंगे तो दिस वैल्यू इज लेस देन 1.4। अब यहाँ पर एक बस यही चीज़ आपको चेक करना है कि आपको अर्थमेटिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस लगाना है कि लॉगरिथमिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस लगाना है। तो जैसे मैंने पहले भी बताया है कि इफ दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 1.4 देन यू यूज द LMTD, अदरवाइज यू यूज द AMTD। तो यहाँ पर वैल्यू 1.4 से लेस है तो हम लोग AMTD यूज करेंगे। तो जो अर्थमेटिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस आया विच इज द डेल्टा T एवरेज, तो वो कितना हो जाएगा? θ1 प्लस θ2 डिवाइडेड बाई 2, दिस इज द 150 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर? सो Q की वैल्यू आपको मालूम है, जो आपने ए पार्ट में कैलकुलेट किया, 91,350 इज इक्वल टू U की वैल्यू आपको दी हुई है, दिस इज द 420 मल्टीप्लाइड बाई सरफेस एरिया, so सरफेस एरिया इज पाई d नॉट L। क्लियर? अब यहाँ पर एक चीज ये है कि कौन सा सरफेस एरिया आपको कंसीडर करना है। क्लियर? ये चीज यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन आता है कि कौन सा एरिया आपको कंसीडर करना है। क्लियर? तो आप अगर यहाँ पर देखें, मैं इसको प्रीवियस स्लाइड पर आता हूँ, आप अगर यहाँ पर देखें तो आपको जो डबल पाइप हीट एक्सचेंजर दिया गया है, इस डबल पाइप हीट एक्सचेंजर में आपको और डायामीटर के बारे में कोई डिस्कशन है? केवल आपसे सरफेस एरिया पूछा है, इसलिए सरफेस एरिया आप यहाँ पर सीधे कैलकुलेट कर सकते हैं। इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू मल्टीप्लाई पाई d नॉट L। क्लियर? सीधे सरफेस एरिया पे, क्योंकि दिस वन इज U सरफेस एरिया मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा T, तो डेल्टा T आपने कैलकुलेट कर लिया, तो सरफेस एरिया आपका कितना आ गया? दिस इज द 1.45 मीटर स्क्वायर। क्लियर? तो यहाँ से सरफेस एरिया कैलकुलेट कर लीजिए। मान लो कि इस क्वेश्चन में ये दिया होता कि जो इनर वाला ट्यूब है उसकी आउटर डायामीटर कुछ है, मान लो 25 है, और आपसे पूछता है कि हाउ मच लेंथ ऑफ द हीट एक्सचेंजर, तो आप यहाँ पर सरफेस एरिया जब आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो दिस इज इक्विवेलेंट टू पाई d नॉट L। तो पाई d नॉट की वैल्यू आपको पता है, तो L की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? ओके, सो लेट अस टेक द अनदर प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 3। इन दिस प्रॉब्लम आई रीड द प्रॉब्लम। अ टू शेल पास, इसको ध्यान से समझिएगा, अ टू शेल पास एंड 4 ट्यूब पास। क्लियर? ये आपको याद होगा, मैंने आपको इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए आपको बताया था कि आपको यहाँ पर ग्राफ का यूज करना पड़ेगा। ग्राफ मतलब जो आपको करेक्शन फैक्टर चार्ट है उसका यूज करना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज अ क्रॉस फ्लो। अ ट्यूब शेल पास एंड 4 ट्यूब पास हीट एक्सचेंजर इज यूज टू हीट ग्लिसरीन फ्रॉम 20 डिग्री सेंटीग्रेड टू 50 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर? तो ये ग्लिसरीन जो है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 50 डिग्री सेंटीग्रेड बाई हॉट वाटर विच इंटर्स thin walled 20 mm diameter tube at 80 degree centigrade and leaves at 40 degree centigrade। तो इस हीट एक्सचेंजर में सारे टर्मिनल टेम्परेचर्स मालूम है, तो जाहिर सी बात है आप सीधे सीधे यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है LMTD का वो अप्लाई कर सकते हैं। द टोटल लेंथ ऑफ द ट्यूब इन द हीट एक्सचेंजर इज 60 मीटर। द कन्वेक्टिव कोफिशिएंट ऑन सेल साइड इज 25 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन एंड ऑन वाटर, जो ट्यूब का अंदर वाला पोर्शन है उसका 160 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपके दिमाग में ये चीज़ होनी चाहिए कि शेल एंड ट्यूब टाइप का हीट एक्सचेंजर किस तरह का होता है। ठीक है? तो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। सबसे पहली चीज़ तो ये कि आप सारा गिवन डेटा नोट कर लीजिए, और दूसरी चीज़ कि ये जितने भी क्रॉस फ्लो के प्रॉब्लम है, याद होगा मैंने थ्योरी में आपको ये चीज़ बताई थी कि जितने भी क्रॉस फ्लो के प्रॉब्लम है वो क्रॉस फ्लो के सारे प्रॉब्लम आप काउंटर फ्लो से सॉल्व करेंगे। तो देखिए काउंटर फ्लो की मैंने प्रोफाइल बनाई और उस प्रोफाइल में जो भी टेम्परेचर्स दिए हुए हैं वो सारे टेम्परेचर्स नोट कर दिए। क्लियर?
हॉट फ्लूइड और कोल्ड फ्लूइड को पहचानना बहुत आसान है कि हॉट फ्लूइड वो फ्लूइड होगा जो कूल हो रहा होगा, और कोल्ड फ्लूइड वो फ्लूइड है जो हीट हो रहा होगा। तो उसी हिसाब से आप यहाँ पर कंसीडर करिएगा। शेल एंड ट्यूब टाइप में एक बार आपको यहाँ पर आपको शायद थोड़ा सा याद हो जाए, ये शेल है और इसके अंदर इस तरह की ट्यूब्स होती हैं, ये ट्यूब्स हैं, ठीक है। तो इन ट्यूब्स में ये कोल्ड वाटर जाता है और हॉट वाटर बाहर से आता है, और यहाँ से आपका जो हॉट फ्लूइड है वो इधर से जाता है और कोल्ड फ्लूइड होके बाहर आता है शेल से। क्लियर? तो इसमें सारे टर्मिनल टेम्परेचर्स आपको दिए हैं, याद होगा आपको मैंने करेक्शन फैक्टर बताया। तो अभी के लिए क्रॉस फ्लो भूल जाइए, अभी आप इस क्वेश्चन को एज इट इज काउंटर फ्लो के बेसिस पे आप क्वेश्चन को देखिए और सॉल्व करिए। सबसे पहली चीज जो आपका ये सारी डिटेलिंग है वो आपने नोट कर ली अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम। फर्स्ट पार्ट आपसे पूछ रहा है फॉर क्लीन सरफेस ऑफ द ट्यूब कैलकुलेट द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर in the heat exchanger for clean surface of the tube, that means boiling is considered as 0। तब के केस में अगर आप कंसीडर कर रहे हैं for clean surface of the tube, Q is equal to, मैंने यहाँ पर लिख लिया UI AI डेल्टा T एवरेज। क्लियर? AI क्या है? सरफेस एरिया, तो दिस इज द पाई DIL, तो यहाँ से आपने सरफेस एरिया कंसीडर कर लिया। तो चलिए Q कैलकुलेट करते हैं, बिकॉज U की वैल्यू आपको अभी क्वेश्चन में नहीं दी हुई है। U की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। आपको यहाँ पर देखिए कंडक्टिविटी, अब देखिए ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा जो आपने याद होगा जो यूनिट 1 में पढ़ा है, यहाँ पर आपको देखिए कि जो स्ट्रक्चर है वो ट्यूब स्ट्रक्चर है, और उस ट्यूब स्ट्रक्चर में आपको एक साइड का कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट दिया है और दूसरी साइड का कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट दिया है, लेकिन जो ट्यूब है उस मटेरियल की कंडक्टिविटी नहीं दी है क्वेश्चन में। इसका मतलब ये है कि कंडक्शन 0 है। तो केवल 2 रेजिस्टेंस आएंगे क्लीन सरफेस के लिए, कौन कौन सा? कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस एट इनर साइड एंड कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस एट आउटर साइड। क्लियर? तो वो दोनों रेजिस्टेंसेस आप कैलकुलेट कर लेंगे, तो उन रेजिस्टेंसेस की बेसिस पे आप फर्दर का कैलकुलेशन कर सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अब जो ये पहले पोर्शन में आप देख रहे थे UI AI डेल्टा T एवरेज, तो सबसे पहले मैं डेल्टा T एवरेज के बारे में आपको बताता हूँ। UI AI में बाद में कैलकुलेट, AI कैलकुलेट है, UI में बाद में कैलकुलेट करके बताता हूँ। डेल्टा T एवरेज कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, चूंकि ये क्रॉस फ्लो है। क्लियर? तो क्रॉस फ्लो के केस में आपको मैंने कई टेबल्स बताए थे लास्ट लेक्चर में, उन टेबल्स को अगर आप देखें तो उन टेबल्स में आपको ये जैसे 2 शेल था, 4 ट्यूब पास था, तो आप यहाँ पर जो B टाइप का था 2 शेल पास एंड 4 ट्यूब पास, इसमें आप इस तरह का जो चार्ट था उस चार्ट से आप कैलकुलेशन करेंगे। तो आपको देखिए इस एक्सिस पर यानी एक्स एक्सिस पर P की वैल्यू है, जो कर्व्स बने हुए हैं दीज आर द R वैल्यू, तो इसकी बेसिस पे करेक्शन फैक्टर कैलकुलेट करेंगे। तो मैं P कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो P इज इक्वल टू दिस वन इज अकॉर्डिंग टू दैट जो ग्राफ बना हुआ था उस ग्राफ के अकॉर्डिंग मैं कैलकुलेट अगर करूँ तो P इज इक्वल टू T2 माइनस T1 अपॉन P1 माइनस T1। तो ये सारी चीज़ें जैसे आपको यहाँ पर दी हुई हैं, देखिए इसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट करिएगा। जैसे आप देखिए कि कौन सा चीज़ ट्यूब के अंदर है और कौन सा चीज़ शेल में है, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो मैं कैलकुलेट करके रखा है, आप एक बार फिर से इस क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। जो P की वैल्यू आती है दिस इज 0.67 और जो R की वैल्यू आती है दिस इज द 0.75। इज दैट क्लियर? तो अब आपको क्वेश्चन को कैलकुलेट करना है, तो अप्रॉक्सीमेशन में मैंने यहाँ पर निकाला है, और वो ये कि आप ये देखिए यहाँ पर ये जो P की वैल्यू है दिस इज द 0.67, तो दिस इज 0.6 एंड दिस वन इज 0.7। क्लियर? तो ये जो सेंटर वाली लाइन है दिस इज द 0.65, तो आप 0.65 और इसके बीच में ये 0.67 के अप्रॉक्स है। इस लाइन को आप ऊपर की तरफ ड्रॉ करिए, तो ये देखिए ये 0.8 को यहाँ पर कट करेगी और 0.6 को यहाँ पर कट करेगी, और 0.75 जो है वो 0.6 और 0.8 के कहीं ना कहीं बीच में लाई कर रहा होगा। तो इंटरपोलेट जब आप करेंगे तो करेक्शन फैक्टर जो आपको मिलेगा दिस वन इज 0.88। इज दैट क्लियर? तो ये 0.88 की वैल्यू आ गई। 0.88 की वैल्यू आने पर आप डेल्टा T एवरेज मल्टीपास जो आप कैलकुलेट करने जा रहे हैं दिस इज द करेक्शन फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा T एवरेज आप काउंटर फ्लो। तो काउंटर फ्लो के केस में आपने देखा कि वो θ1 अपॉन θ2 लेस देन 1.4 है, तो इसका मतलब है कि आप अर्थमेटिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस निकाल रहे होंगे। सॉरी, आई एम सो सॉरी अबाउट दिस, आई थिंक θ1 अपॉन θ2 इज ग्रेटर देन 1.4। ओके, so θ1 upon θ2 is greater than 1.4, so you use the
लॉगरिथमिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस. सो डेल्टा टी एवरेज आप यहाँ से कैलकुलेट करिए. दिस इज द 24.66 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ काउंटर फ्लो का आपने कैलकुलेट कर लिया. तो मल्टीपास का कितना हो जाएगा? इट इज मल्टीप्लाइड बाय करेक्शन फैक्टर. सो इट इज मल्टीप्लाइड बाय 0.88. So how much average temperature now for multipass according to the problem? This is the 21.71 degree centigrade. Is that clear? So the rate of heat transfer Q is equal to UI AI delta T average. अब मैं UI AI कैलकुलेट करने की बात कर रहा हूँ. तो UI AI is equal to UO AO is equal to AI upon 1 upon HI plus 1 upon HO. ये बहुत सिंपल सा है. ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट का कॉन्सेप्ट आप यूनिट 1 में अगर देखें तो आपको वहाँ से क्लियर हो जाएगा. तो UI AI की जो वैल्यू है, this one is 81.51 watt per degree centigrade. Is that clear? तो UI AI की वैल्यू इतनी आ गई. तो Q की वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर रहा हूँ. तो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर जो मिलता है आपको, दिस इज द 1769.65 वाट. क्लियर? सेकेंड जो प्रॉब्लम था उसमें फॉइलिंग फैक्टर कैलकुलेट करने के लिए कहा गया था. तो सेकेंड पार्ट में आप देखें, सेकेंड पार्ट आपसे कहा गया था कि आफ्टर फॉइलिंग with foiling factor of 0.006 meter square Kelvin per watt on the outer surface of the tube, तब आप कैलकुलेट करिए. तो इसके लिए बहुत सिंपल सी चीज़ है कि आप एक रेजिस्टेंस बना लीजिए और कैलकुलेशन कर लीजिए. ठीक, देखिए यहाँ पर आप AI को देख पा रहे होंगे. UI AI को लिखा मैंने. UI AI तो AI यानी RFI अपान AI रहा होगा, 1 अपान HI AI रहा होगा और 1 अपान HO AI रहा होगा यहाँ पर. तो इसको मैंने AI ऊपर कॉमन ले लिया है. तो आफ्टर फॉइलिंग फैक्टर दिस वन इज 1 अपान HI प्लस RFI प्लस 1 अपान HO. सो यहाँ से आप UI AI की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आप देखिए कि यहाँ पर रेट ऑफ हीट ट्रांसफर रिड्यूस आपको मिल रहा है बिकॉज यू आर कंसीडर द दिस फॉइलिंग फैक्टर. इज दैट क्लियर? ठीक, इसको आप दोबारा देखेंगे तो आपको और आसानी से क्वेश्चन समझ में आएगा. लेट अस मूव द नेक्स्ट प्रॉब्लम. सो द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज a counter flow heat exchanger is used to heat water from 20 degree centigrade to 80 degree centigrade at a rate of 1.2 kilogram per second. The heating is obtained by using geothermal water available at 160 degree centigrade at a mass flow rate of 2 kilogram per second. The inner tube is thin walled and has a diameter of 1.5 centimeter. If the overall heat transfer coefficient is 640 watt per meter square Kelvin, calculate the length of the heat exchanger required to achieve the desired heating by using effectiveness NTU method. Take specific heat of geothermal water is 4.31 kilojoule per kilogram Kelvin and normal water is 4.18 kilojoule per kilogram Kelvin. Okay, so let us solve this problem. Now why I am considering this problem, because here the problem how to use the NTU method. Now in this question if you observe the 3 terminal temperatures are given. Clear? This is a counter flow. So counter flow profile, मैंने आपसे कहा कि हर एक क्वेश्चन में आप प्रोफाइल तुरंत बनाइए. काउंटर फ्लो है तो काउंटर फ्लो की मैंने प्रोफाइल बनाई. अब इस प्रोफाइल में आप देखें कि आपको एटलीस्ट 3 टर्मिनल टेम्परेचर्स दिए. तो ये क्वेश्चन आप LMTD से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा अगर क्वेश्चन में मेंशन कर दिया कि सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय NTU मेथड और आपने अगर LMTD कॉन्सेप्ट यूज़ किया तो आपका आंसर कुछ ना कुछ अलग आएगा और वो गलत काट दिया जाएगा, यानी वो आपको एक्सेप्टेबल आंसर नहीं होगा बिकॉज इट इज़ क्लियरली मेंशन सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय NTU मेथड. क्लियर? तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि भले वो LMTD से सॉल्व हो सकता हो लेकिन आपको NTU मेथड दिया है तो NTU मेथड से ही आपको उसको क्वेश्चन को सॉल्व करना है. इज दैट क्लियर? ओके, सो गिवन डेटा जो भी है वो मैंने मेंशन कर दिया. यहाँ पर 20 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 80 डिग्री सेंटीग्रेड ये जो हीटिंग हो रही है और जो कूल हो रहा है वो 160 डिग्री सेंटीग्रेड है और एग्जिट का टेम्परेचर आपको नहीं नोन है. ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट दिया है. कोल्ड फ्लूइड का आपको फ्लो रेट दिया है 2 किलोग्राम पर सेकेंड और हॉट फ्लूइड का भी फ्लो रेट आपको दिया है. सॉरी, दिस इज द हॉट फ्लूइड फ्लो रेट एंड 1.2 इज दिस वन इज द कोल्ड फ्लूइड फ्लो रेट. ये सारी चीज़ें आपको दी हैं. डायमीटर आपको दिया हुआ है इनर का और यहाँ पर कंडक्शन को 0 माना है. ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट दिया है. स्पेसिफिक हीट्स दी हैं. तो अब NTU मेथड से सॉल्व करना है प्रॉब्लम को. तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हीट कैपेसिटी हॉट फ्लूइड की मैक्सिमम है या हॉट फ्लूइड की मिनिमम है या कोल्ड फ्लूइड की मिनिमम है. तो कैसे निकालेंगे? इट इज इवेलुएटेड बाय सिंपल मल्टीप्लाइड बाय मास फ्लो रेट मल्टीप्लाइड बाय इट्स स्पेसिफिक हीट.
तो CH जब आपने कैलकुलेट किया दिस इज द 8.62 इंटू 10 टू द पावर 3, और जब CC आपने कैलकुलेट किया दिस इज द 5.016 इंटू 10 टू द पावर 3, तो ऑटोमेटिकली CC इज लेस, सो इट इज कंसिडर्ड एज द C minimum and this is considered as the C maximum. So the R value is C minimum upon C maximum is 0.428 and effectiveness is equal to CC TCO minus TCI upon C minimum THI minus TCI. ये effectiveness का फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए. Effectiveness जो सिंपल है Q upon Q max, actual heat transfer divided by the maximum possible heat transfer, उससे आप कैलकुलेट कर लीजिए, because you require to evaluate something that is a area, surface area आपको कंसिडर करना, तो effectiveness आपको पता होनी चाहिए. And the effectiveness is by putting all those values, this is the 0.582. clear? अब अगला क्वेश्चन ये है कि आपको लेंथ कैलकुलेट करनी है, तो लेंथ कैलकुलेट करने के लिए अगर आपको NTU पता चल जाए, क्योंकि याद होगा आपको NTU इज इक्वल टू क्या था, दिस वन इज ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट मल्टीप्लाइड बाय इट्स सरफेस एरिया डिवाइडेड बाय इट्स दिस इज C min. क्लियर? याद होगा आपको, दिस इज द C min. तो अगर आप यहाँ पर देखो कि लेंथ आपको कैलकुलेट करना, तो सरफेस एरिया अगर पता चल जाए तो लेंथ आसानी से पता चल जाएगी, बिकॉज दिस इज द पाई DIL, तो आप यहाँ से लेंथ निकाल सकते हो. तो NTU आपको कैलकुलेट करना है, तो NTU कैलकुलेट करने के लिए काउंटर फ्लो के लिए इफेक्टिवनेस का फार्मूला अप्लाई करिए, 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस NTU 1 माइनस R डिवाइडेड बाई 1 माइनस R एक्सपोनेंशियल माइनस NTU 1 माइनस R. ये वैल्यू है, इफेक्टिवनेस आपने कैलकुलेट करके रखा. आई एम सो सॉरी अबाउट दिस, एक्चुअली दिस वन इज द इफेक्टिवनेस, this one is the effectiveness and this one is the value of R. Sorry, I am so sorry about this. Clear? So this one is 0.428 is the effectiveness. ये वैल्यू है 0.428, ये वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर दीजिए 0.428 की, और 0.428 जब वैल्यू आप पुट करेंगे और इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे, तो NTU आपके लिए अननोन है, तो NTU आपको कैलकुलेट करना है. नेक्स्ट स्लाइड में मैंने कैलकुलेट किया है. तो NTU देखिए, आपको सिंपल एक अलजेब्रिक इक्वेशन है, उससे NTU की कैलकुलेशन करनी है. तो NTU आपके पास कितना आया, 0.6513. दिस इज द डायमेंशनलेस नंबर, सो दिस इज द 0.6513, सो डोंट राइट एनी यूनिट. सो दिस वन इज UAS अपॉन C min. तो AS इज इक्वल टू दिस वन एंड दिस वन इज पाई DL एंड D you know according to the problem. So you L length of the tube is unknown, so you easily solve the length of the tube. This is a 108.33 meter. Clear? So now let us take the next problem. Okay, so this is the next problem, the problem number 5. A heat exchanger is to be designed to condense an organic vapor at a rate of 500 kilogram per minute, which is available at its saturation temperature 355 Kelvin. Cooling water at 286 Kelvin is available at a flow rate of 60 kg per second. The overall heat transfer coefficient is 475 watt per meter square degree centigrade. Latent heat of condensation of the organic vapor is 600 kilojoule per kilogram. Calculate the number of tube required if 25 mm outer diameter, 2 mm thick and 4.87 long tube are available, and the number of tube passes if the cooling water velocity tube side should not exceed 2 meter per second. This is a very important question और कुछ अलग तरह का है और ये कई बार पूछा भी गया है, तो इसको ध्यान से समझिएगा कि नंबर ऑफ ट्यूब पास कैसे कैलकुलेट करते हैं और नंबर ऑफ ट्यूब कैसे कैलकुलेट किया जाता है. एंड दिस क्वेश्चन इज बेसिकली दिस इज अ कंडेंसर टाइप प्रॉब्लम. सो जितने भी कंडेंस, जहाँ पर फेस चेंज किसी भी फ्लूइड का हो रहा होता है, तो उसमें आप जो फ्लो है, टाइप ऑफ फ्लो है, वो आप काउंटर कैलकुलेट करो, क्रॉस कैलकुलेट करो, लेकिन जो रिजल्ट है, जो कैलकुलेशन का तरीका है उसमें आप इसको एज अ पैरेलल फ्लो मान के आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. तो इसकी जब प्रोफाइल, कंडेंसर की प्रोफाइल देखेंगे तो हॉट फ्लूइड का टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, कोल्ड फ्लूइड का टेम्परेचर कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है. क्लियर? तो θ1 और θ2 की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लेंगे. तो θ1 अपॉन θ2 अगर करके देखें यहाँ पर, तो ये वैल्यू 1.4 से आपको ज़्यादा मिलती है. तो इसका मतलब है कि यहाँ पर आप लॉगरिथमिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस यूज़ कर रहे हैं. ये सारी चीज़ें आपको क्वेश्चन में दी हुई हैं. मास फ्लो रेट ऑफ हॉट फ्लूइड दिया है तो उसको किलोग्राम पर सेकेंड में कैलकुलेट कर लिया. आपको जो हॉट फ्लूइड का जो सेचुरेशन टेम्परेचर है वो आपको दिया है. अब यहाँ पर कभी कभी क्या करते हैं, सेचुरेशन प्रेशर दे देते हैं. सेचुरेशन प्रेशर मान लिया कि अगर ये स्टीम होती
तो सैचुरेशन प्रेशर स्टीम के दे देते। तो आप सैचुरेशन प्रेशर अगर स्टीम की दी हुई है तो आपको स्टीम टेबल से सैचुरेशन टेम्परेचर निकालना होगा और वो टेम्परेचर यहाँ पर ये कंसीडर किया जाएगा। क्लियर? तो ये सैचुरेशन टेम्परेचर हो गया हॉट फ्लूइड का। कोल्ड फ्लूइड का इनलेट टेम्परेचर 286 है। कोल्ड फ्लूइड का एग्जिट टेम्परेचर जो है वो आपको क्वेश्चन में नहीं दिया है, उसको कैलकुलेट करना है। ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट दिस इज 475 और आपको लेटेंट हीट जो दी है 600 किलो जूल पर किलोग्राम केल्विन दी है। आपको जो डायमीटर दिया है द नंबर ऑफ ट्यूब, जो पहले पार्ट में है नंबर ऑफ ट्यूब निकालनी है 25 mm आउटर डायमीटर। तो आउटर डायमीटर इज 0.025 मीटर और इनर डाया इज 0.021 meter. Sorry, this one is meter. Okay, so this one is meter, so it is evaluated simple d naught minus 2t, ये बताने की जरूरत नहीं है। So this is the length. Okay, so this one is the length of the tube. So this is the length of the tube. ये क्वेश्चन में दी है। number of tube required, this one is 2 mm thick and 4.27 are available। ये अभी नंबर ऑफ ट्यूब आपको नहीं दिया हुआ है, ये मैंने गलती से लिख दिया है यहाँ पर। अब सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना है एग्जिट का जो कोल्ड फ्लूइड का जो टेम्परेचर है उसको कैलकुलेट करना है। वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? वेरी सिंपल, हीट लॉस बाय द हॉट फ्लूइड इज इक्वल टू हीट गेन बाय द कोल्ड फ्लूइड। सो दिस वन इज HFG, आपको वैल्यू दिया हुआ है। तो मास फ्लो रेट ऑफ हॉट फ्लूइड मल्टीप्लाइड बाय HFG इज इक्वल टू द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर। This should be equal to MCCPC TCO minus TCI. So TCO is unknown for you, so you easily evaluate TCO 305.93 Kelvin. तो ये केल्विन में वैल्यू 305.93 आ गया। थीटा 1 upon थीटा 2, दिस इज 1.4 अप्रॉक्सीमेटली, इट इज इक्विवेलेंट टू। सो यू यूज द LMTD। ये AMTD से भी सॉल्व हो सकता है, लेकिन LMTD आपको ज़्यादा जो बेस्ट रिजल्ट है वो LMTD से ही मिलेगा। सो डेल्टा टी एवरेज आपने कैलकुलेट कर लिया, दिस इज द 58.47। थीटा 1 और थीटा 2 की वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट करनी है, वो वैल्यू LMTD के कॉन्सेप्ट में रखेंगे। तो जो डेल्टा टी एवरेज आपको मिल रहा है दिस वन इज 58.47 केल्विन। क्लियर? ये आपको मिल गया। अब इसके बाद जब आपको ये मिल गया तो अब आपको नंबर ऑफ ट्यूब कैलकुलेट करनी है। नंबर ऑफ ट्यूब कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? से फॉर एग्जाम्पल n इज द नंबर ऑफ ट्यूब। नाउ हीट ट्रांसफर, टोटल हीट ट्रांसफर जो हो रही है वो कितनी है? वो जो आपने कैलकुलेट किया mH इंटू CPH कह लो या MCCPC TCO माइनस TCI कह लो, दोनों चीज़ें सेम है। दिस शुड बी इक्वल टू UA डेल्टा टी एवरेज। दिस इज फॉर द वन। क्लियर? लेकिन n अगर टोटल देख रहे होगे, नंबर ऑफ ट्यूब उसमें कई नंबर ऑफ ट्यूब्स हैं, तो उसको n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल आ जाएगा। तो n इज द नंबर ऑफ ट्यूब। तो यहाँ पर u की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी हुई है। देखिए n की वैल्यू, इस चीज़ को आप कैसे समझ सकते हैं? देखिए जैसे आपका ये शेल है, ये एक शेल है। अब इस शेल में आप देखोगे नंबर ऑफ ट्यूब्स इस तरह से। तो आप अगर टोटल ट्यूब देख रहे हैं, इसमें नंबर ऑफ ट्यूब कितने हैं, तो नंबर ऑफ ट्यूब अगर आप देख रहे हैं तो नंबर ऑफ ट्यूब से फॉर एग्जांपल n है, तो टोटल हीट ट्रांसफर बाय n फ्लूइड n ट्यूब्स इज इक्वल टू q। दिस इज द mH इंटू CPH या MCCPC TCO माइनस TCI। क्लियर? और u की वैल्यू दी है, a की वैल्यू दी है, डेल्टा टी एवरेज की वैल्यू दी है, n अननोन है, n आपके पास आ गया 470.4। तो 0.4 आप हटा देते हैं तो कंप्लीट नंबर लिखना है। तो 470 ट्यूब्स आर रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफरिंग दिस मच अमाउंट ऑफ हीट। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है वो है कि कितने नंबर ऑफ ट्यूब पासेस हैं। ट्यूब पासेस का मतलब समझिए आप, ट्यूब पास का मतलब होता है टू ट्यूब पास, 3 ट्यूब पास, मतलब कितने बार वो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। जो आपका ट्यूब के अंदर वाटर फ्लो कर रहा है वो कितने बार अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रहा है, ये मतलब है इसका। तो देखिए इसको कैलकुलेट कैसे किया जाएगा। अगर देखें तो यहाँ से आपका जो वाटर है या जो भी फ्लूइड है वो यहाँ से इनलेट कर रहा है और यहाँ से एग्जिट कर रहा है। यानी इस पूरे ट्यूब में हर जगह पर जो मास फ्लो रेट है वो कांस्टेंट होना चाहिए। इसी कॉन्सेप्ट को हम यूज़ करते हैं। फॉर नंबर ऑफ ट्यूब पासेस कैलकुलेशन वी यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, क्योंकि मास फ्लो रेट आपका इनलेट से लेके एग्जिट तक सेम है, बिकॉज फ्रिक्शनल जो भी लॉसेस हैं उसको हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं। ठीक, क्योंकि फ्रिक्शनल लॉसेस हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं। तो आप क्या लिखेंगे? मास फ्लो रेट ऑफ कूलिंग वाटर इज इक्वल टू, मास फ्लो रेट इज इक्वल टू क्या लिखते हैं? मास फ्लो रेट इज इक्वल टू रो AU, यही तो लिखते हैं। दैट इज अ रो डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाइड बाय द वेलोसिटी इनसाइड द ट्यूब। क्लियर? दिस इज फॉर वन ट्यूब या एक बार में डायरेक्शन। इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें नंबर ऑफ ट्यूब इन ईच पास,
क्लियर। नंबर ऑफ ट्यूब इन ईच पास कहने का मतलब ये है कि अगर आप इसको इस डायरेक्शन से देखें तो मैं इसका क्रॉस सेक्शन दिखाऊं अगर, तो आपका ये एक ट्यूब है, ये एक ट्यूब है, ये एक ट्यूब है, ये एक ट्यूब है और ये एक ट्यूब है। क्लियर। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये एक ट्यूब है, ये एक ट्यूब है, ये एक ट्यूब है, ये एक ट्यूब है, ये एक ट्यूब है और ये एक ट्यूब है। इस तरह से यहाँ पर देखेंगे ये एक ट्यूब है, ये एक ट्यूब है, ये एक ट्यूब है, ये एक ट्यूब है, ये एक ट्यूब। तो अगर आप देखें तो अगर इस ये जो मेरा आप कर्सर देख रहे हैं, इधर से अगर वाटर अंदर जा रहा है, ठीक, यानी आपके जो आप मोबाइल देख रहे हैं उस मोबाइल में अगर अंदर की तरफ वाटर जा रहा है, तीन वाले पाइप में ये मोबाइल से बाहर, मोबाइल स्क्रीन से बाहर की डायरेक्शन में वाटर निकल रहा होगा, फिर यहाँ पर इस वाले ट्यूब में अंदर जा रहा होगा। क्लियर। तो ये एक पास है, ये दूसरा पास है। तो इसमें कितने नंबर ऑफ ट्यूब है? 1 2 3 4 5। इसी तरह से इस वाले में कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। क्लियर। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि नंबर ऑफ ट्यूब इन ईच पास, इसको समझिए आप, नंबर ऑफ ट्यूब इन ईच पास से फॉर एग्जाम्पल मैं उसको कुछ नाम दे देता हूँ, उसको मैं बोल रहा हूँ NP, नंबर ऑफ ट्यूब इन ईच पास। अब डेंसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे? एट अ सेचुरेशन टेम्परेचर द डेंसिटी ऑफ वाटर इज गिवन, रो इज इक्वल टू, जाहिर सी बात है कि 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इट्स अ वेल नोन, दी नहीं वैल्यू, लेकिन ये आपको पता होनी चाहिए कि सेचुरेशन टेम्परेचर पर वैल्यू क्या होती है डेंसिटी की। तो मास फ्लो रेट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10 to the power 3 मल्टीप्लाइड बाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दिस इज पाई बाई 4 डी आई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ ट्यूब इन ईच पास। वेलोसिटी आपको कितनी दी है? द वेलोसिटी इज 2 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। वेलोसिटी कितनी दी है? दिस इज द 2 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी। तो ये सारी वैल्यू दी है। एनपी इज अननोन फॉर यू, तो एनपी की वैल्यू कितनी आ गई? 86.62। ठीक। दिस इज द नंबर ऑफ ट्यूब इन ईच पास। ठीक। तो आपको ये निकालना है नंबर ऑफ ट्यूब इन ईच पास। टोटल नंबर ऑफ ट्यूब कितने हैं? 470। तो आपको ये चीज़ कैसे पता चलेगी? सो नंबर ऑफ पासेस से फॉर एग्जांपल, जिसको मैं P से अगर डिनोट करूँ तो इस एक्सप्रेशन को मैं कुछ इस तरह से लिखूंगा, NP इज इक्वल टू, दिस वन इज N, ठीक, दिस वन इज N। अब ये नंबर ऑफ ट्यूब पर ईच पास है, तो अगर मैं इसको यहाँ से P से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या हो जाएगा? इट इज इक्विवेलेंट टू N। क्लियर। तो दिस नंबर ऑफ पास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ ट्यूब डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ट्यूब इन ईच पास। अगर मैं ये कर दूं तो ये वैल्यू कितनी आएगी? दिस वन इज 5.42। सो अप्रॉक्सीमेशन में अगर देखोगे 5.42 को, ये भी कंप्लीट नंबर में लिखा जाता है। सो इट्स अप्रॉक्सीमेटली 6 पासेस। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मेरे कई बार पूछा गया, तो इसको आप दोबारा देखिएगा, दोबारा समझिएगा तो आसानी से आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। क्लियर। तो यहाँ पर ये चीज़ जो दी हुई है, मैंने बाय मिस्टेक ये चीज़ लिख दी है, ये चीज़ जो दी हुई है, दिस इज नॉट अ नंबर ऑफ ट्यूब, दिस इज द वेलोसिटी एक्चुअली बेसिकली। सो दिस वन इज वेलोसिटी, आई एम राइटिंग दिस वन इज द वेलोसिटी। सो दिस इज द वेलोसिटी, दिस इज 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, ये आपको यहाँ पर दिया हुआ है। Is that clear? So this is about the numerical portion of this heat exchanger. Hopefully आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से आप इसको देखिएगा और खुद से क्वेश्चन सॉल्व करिएगा और आपको ये चीज़ समझ में आएगी। Thank you for watching this video and definitely thank you so much for this presentation. Okay, thank you.